स्वागत है सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी 1.0 पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से अपन लोग एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, बीएसएफ और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें फिजिक्स पूछी जाती है लेवल की, वो फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन लोग आज आपके लिए क्लास नंबर 1 लेके आए हैं फिजिक्स की। अपन लोग इसमें यहाँ से स्टार्ट करिए, क्लास 1 से स्टार्ट करके पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, बीएसएफ या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं एक बार चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को मौका मिल सके और उनको भी पता चले कि फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ताकि वे भी हमारी सीरीज से फ़ायदा उठा सके। यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर वे में बने हुए दिए जाएंगे, आपको उनको नोट डाउन करना है, उनको नोट डाउन करना और उसको रिवीजन करते रहना। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो भी क्वेश्चन आगे आने की संभावना है, वो सारे के सारे हमारे नोट्स में इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। और कोई भी एक बुक ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस रेगुलर करते जाइए। तो आज से अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फिजिक्स की सीरीज़, जिसमें क्लास नंबर 1 लेके आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। और जैसा कि आपको पता है, अपनी इंग्लिश की सीरीज़ पहले से ही अपने चैनल पर चल रही है, तो उसका भी क्लास रेगुलर लीजिए और उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपने फिजिक्स के लिए टॉपिक नंबर 1 लेके आए, जिसका नाम है तरंग। टॉपिक का नाम आज आपके लिए तरंग यानी कि वेव लेके आए। तो स्टार्ट करें इस वेव पार्ट को। अब क्वेश्चन ये आता कि वेव होती क्या है, तरंग क्या होती है। याद करो बचपन के वो दिन जब बारिश होती थी, तालाब में पानी होता था, जाकर पत्थर मारते थे तालाब में, तो उसमें लहरें चलने लगती थी। जहाँ से पत्थर मारते थे, मान लो इस पॉइंट पे पत्थर मारा तो उसके चारों ओर लहरें चलने लगती थी और वो लहरें चलते किनारे की तरफ आती थी। तो वो लहरें ही होती है, वो क्या होती हैं, आपकी तरंग होती है। वो क्या होती है, वेव होती है। और तरंग की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि किसी शांत जल में उत्पन्न विक्षोभ को अपन लोग तरंग बोलते हैं। वो तरंगे इस प्रकार से ऊपर नीचे होकर गति करती रहती थी और आगे की ओर संचरित होती रहती थी। लेकिन रियल में जो पार्टिकल, पानी का पार्टिकल, आप एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पानी का पार्टिकल है ना, वो एक बार तो अपनी माध्य स्थिति से ऊपर जाता है और वापस उसी स्थिति पर वापस आकर बैठ जाता है। आपको चलती तो ऐसी प्रतीत हो रही है कि जैसे कि वो बाहर की तरफ आ रही हो, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। जो पार्टिकल, पानी का पार्टिकल जहाँ से उठता है वहीं पे दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर आकर वापस से डाउन हो जाता है। तो आप देखिए तरंग की परिभाषा देखिए, सिंपल सी, किसी माध्यम में विक्षोभ श्रृंखला के एक नियत चाल से आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग बोलते हैं। कोई भी माध्यम है, कोई भी आपका मीडियम, उसमें जो विक्षोभ हो जाता है, मान लो पानी वाले एग्जाम्पल, इसमें विक्षोभ हो गया ना, इसको डिस्टर्बेंस कर दिया आपने पत्थर मारकर, तो उसके श्रृंखला से, नियत चाल से इसकी स्पीड क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं अपन लोग तरंग बोलते हैं, उसको वेव बोलते हैं। क्लियर है। अब दूसरी बात तरंग के बारे में, ये तरंग है ना, अपने साथ क्या करती है, ऊर्जा का संचरण करती है, अपने साथ एनर्जी लेके जाती है। वो कण होते हैं, वो तो उसी स्थान पर आकर वापस बैठ जाते हैं। एक बार ऊपर उठते हैं, बस दोबारा नीचे आ जाते हैं, ऊपर उठते हैं, दोबारा नीचे आ जाते हैं, अपनी स्थिति में दोबारा वापस आ जाते हैं वो। लेकिन ये अपने साथ में किसका संचरण करती है, एनर्जी का संचरण करती है, ऊर्जा का संचरण करती है तरंगे अपने साथ में। क्लियर है ये बातें आपको। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव, तरंग के प्रकार के बारे में। एक बार नॉर्मली देख लिया, आगे डिटेल से बात करेंगे तरंग के प्रकार के बारे में। तो आप देखिए, एक तो होती है आपकी यांत्रिक तरंगे। सबसे पहली होती है यांत्रिक तरंगे, माध्यम के आधार पर है। एक बार आपको आगे दोबारा करवाएंगे नोट्स में, माध्यम के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती है। एक बार नॉर्मली देख लीजिए कि माध्यम के आधार पर तरंगे 2 प्रकार की, एक तो यांत्रिक तरंगे, दूसरी अयांत्रिक तरंगे, और तीसरी तरंगे अलग प्रकार की होती है जो द्रव्य तरंगे होती है। अब भी बात करें यांत्रिक तरंगे, तो ये तरंगे होती है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब बिना मीडियम के आगे नहीं बढ़ सकती। इनमें जो संचरण होता है, इनका आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी मीडियम की, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी ध्वनि तरंगे होती है, साउंड वेव होती है, ये भी बिना माध्यम के आगे नहीं बढ़ सकती। इनको आगे बढ़ने के लिए अपने को मीडियम देना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ सकती हैं। क्लियर है। और ये भूकंप तरंगे होती है, इनको भी आगे बढ़ने के लिए माध्यम चाहिए। और ये डोरी या जल में उत्पन्न तरंगे, जो जल में जो तरंगे उत्पन्न होती है, इनको भी आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, बिना माध्यम के ये आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये क्या होती है, आपकी यांत्रिक तरंगे। दूसरा प्रकार आपका अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे इसका उल्टा हो जाएंगे। इसमें तो माध्यम की आवश्यकता होती थी संचरण के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा, यांत्रिक में इनके संचरण के लिए माध्यम की रिक्वायर्ड नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाए, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाए, या फिर आपका सूर्य या तारों से आने वाला प्रकाश, जो इस सूरज से प्रकाश आता है ना, इनको कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होती किसी भी माध्यम की, क्योंकि निर्वात में भी चल सकता है।
निर्वात में भी ये तारों का प्रकाश और सूर्य का प्रकाश चल सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भी निर्वात में चल सकती है। और तीसरा टाइप अपने द्रव्य तरंगे, ये तरंगे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणुओं में संचरित होती है। ये किस में होती है, आपके जो नाभिक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु, अणुओं उनसे संबंधित ये द्रव्य तरंगे होती है। तो क्लियर है ये बातें सभी को। अब बात करेंगे तरंग की कुछ प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, नोट डाउन करते जाना सभी चीज़ों को। किसी माध्यम में तरंग संचरण के लिए निम्न गुणों का होना चाहिए। कोई भी मीडियम उस तरंग संचरण अगर आपको करवाना है, किसी भी वेव को मोशन करवाना है, तो उसमें ये एक प्रॉपर्टी उसमें नेसेसरी रूप से होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। इसमें इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माध्यम अभी आपको बताया कि जो तरंग है ना, वो उसके पार्टिकल एक बार ऊपर उठते हैं, दोबारा उसी स्थिति में आनी चाहिए, बस अपने साथ एनर्जी को आगे भेजती है। तो अगर प्रत्यास्थता का गुण होगा, इलास्टिसिटी का गुण होगा, तभी वो माध्यम के कण वापस उसी स्थिति में आ पाएंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर है सभी को, माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए, इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो भी मीडियम ले रहे हो। दूसरा, माध्यम में जड़त्व का गुण होना चाहिए, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं जिसको अपन लोग, उसका माध्यम में गुण होना चाहिए, तभी आपकी वेव मोशन कर पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है, माध्यम में घर्षण न्यूनतम होना चाहिए। जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अगर घर्षण बल ज़्यादा होगा तो आपका पार्टिकल दोबारा अपनी मीन पोजीशन में, अपनी पूर्व स्थिति में वापस नहीं लौट पाएगा, यदि आपका घर्षण बल ज़्यादा हो गया तो ये पॉइंट क्लियर है। घर्षण बल क्या होना चाहिए, उसमें फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम होना चाहिए। एंड आपका फोर्थ पॉइंट है, माध्यम का जो घनत्व है वो एक समान होना चाहिए। अगर आप पानी का एग्जाम्पल ले रहे हो तो पानी का जो घनत्व है वो सारा का सारा एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे घनत्व कम है फिर बढ़ता जा रहा है। तो ये वेव संचरण के लिए ये प्रॉपर्टी को ये क्या नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। तो उसमें जो आपका डेंसिटी है, घनत्व है, वो इक्वल होना चाहिए पूरे के पूरे माध्यम में, चाहे आप कौन सा माध्यम लो। क्लियर है, चारों पॉइंट एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। माध्यम में प्रत्यास्थता होनी चाहिए, दूसरा जड़त्व का गुण होना चाहिए, तीसरा घर्षण है वो कम से कम होना चाहिए, और घनत्व इक्वल होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अब बात करेंगे डिटेल से वेव के बारे में कि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से, किसके आधार पर इन तरंगों को बांटा जाता है। तो सबसे पहले अपन बांटते हैं माध्यम के आधार पर तरंगों के प्रकार। जो आपका मीडियम उसके आधार पर तरंगों का प्रकार, वैसे तो आपको पढ़ा चुके हैं माध्यम के आधार पर तरंगों के प्रकार, लेकिन दोबारा देख लो। सबसे पहला होता है यांत्रिक तरंगे, इसके बारे में अभी बताया था। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उनको अपन लोग यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। क्लियर है सभी को। फॉर एग्जांपल के लिए आपकी भूकंप तरंगे होती है, या फिर ध्वनि तरंगे होती है, या फिर डोरी में उत्पन्न तरंगे, इनको संचरण के लिए माध्यम की रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अयांत्रिक तरंगे, ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें माध्यम की रिक्वायर्ड है, अयांत्रिक तरंगे में किसी प्रकार की मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, फॉर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, या फिर आपका जो लाइट ऑफ सन या लाइट ऑफ स्टार्स है, सूर्य तारों का प्रकाश है, वो भी क्या होती है, आपकी अयांत्रिक तरंगे होती है। तो यांत्रिक और अयांत्रिक क्लियर है सभी को। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लें, और अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। हाँ भाई, आपको बताया था कि अयांत्रिक तरंगे, इनका एग्जाम्पल बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जो ये वीडियो दे रहा हूँ आज आपके लिए, इसमें से एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स, नेवी या फिर BSF कोई एग्जाम उसमें पक्का है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, किस प्रकार ये संचरित होती है, और इसका निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता है कोई भी चार्ज होता है, कोई भी चार्ज आवेश होता है, अगर वो स्थिर है, यदि एक स्थान पर स्थिर है, तो वो अपने चारों ओर कौन सा फील्ड उत्पन्न करता है, तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर प्रोड्यूस करता है। यदि वो स्थिर है, इसकी वेलोसिटी फिलहाल कितनी है, 0 है, ये चल नहीं रहा, मोशन नहीं कर रहा, गति नहीं कर रहा। और पहली कंडीशन तो ये क्लियर हो गई, यदि वो स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दूसरी कंडीशन में यदि ये v वेग से चलना स्टार्ट कर दे, या क्या कर दे, v वेग से चलना स्टार्ट कर दे, या आपका कोई भी चार्ज आवेश, तो ये अपने चारों ओर 2 क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, इसके साथ में चुंबकीय क्षेत्र और हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ये v वेग मतलब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से चल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। तो पहली कंडीशन में तो स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, दूसरी कंडीशन में यदि v वेग से चल रहा है, नियत चाल से, फिक्स चाल से, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अब तीसरी कंडीशन में यदि ये a एक्सीलरेशन से, कहने का मतलब ये त्वरित हो जाए, v बराबर कांस्टेंट वेलोसिटी न रहे आपकी, कहने का मतलब नियत चाल से नहीं बल्कि ये त्वरित हो जाए, आगे बढ़े, मतलब त्वरित गति से आगे बढ़े, तो ये अपने चारों ओर
तीन चीज़ें उत्पन्न करेगा। एक तो विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र और तीसरी चीज़ ये विद्युत चुंबकीय तरंगे अपने साथ में उत्पन्न करेगा। तो कहने का मतलब आपको पता, कोई क्वेश्चन पूछ ले कि विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, क्या बताओगे? यदि कोई आवेश त्वरित होता है तो वह अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गई विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ से आती है? यदि कोई चार्ज क्या आपका त्वरित है, एसिलरेटेड है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? तो देखिएगा, जब कोई आवेश त्वरित होता है तो वहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अलावा विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है। यही बात तो पहले बताई थी मैंने। कोई आवेश क्या होता है? त्वरित होता है। कहने वाली मेन लाइन ये है, त्वरित आवेश क्या करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद भी देखिए भी, विद्युत चुंबकीय तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ये बात तो पहले बता चुके हैं कि तरंगे अपने साथ क्या करती है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। इसके बाद में देखिए भी, ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना त्वरित आवेश के कारण, और ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये इसकी वेग की दिशा के लंबवत होता है। मान लो ये एक्स एक्स, आपके 3 एक्स होते हैं ना, ये एक्स एक्स है, ये आपकी वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र मान लो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे इसके वेग की दिशा ये इस तरह पे ये तरंगे जा रही है। कोई आवेश क्यों त्वरित है, तो इसके कारण एक तो चुंबकीय क्षेत्र हो रहा है, एक विद्युत क्षेत्र हो रहा है, और इस दिशा में विद्युत चुंबकीय तरंगे बढ़ रही है। तो ये तीनों आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। ये इससे 90 डिग्री होता है, ये इससे 90 डिग्री, ये भी इससे 90 डिग्री। तो ई, बी और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कहने का मतलब आपस में लंबवत होते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट आपको क्वेश्चन बनाया ऐसे कई बार और आगे भी बनने के चांस है। आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे दोलितर विद्युत परिपथ के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण होती है? दोलितर विद्युत परिपथ के कारण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। और इनकी प्रकृति की बात करें, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन की विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है। आपको आगे बताएंगे कि ये अनुप्रस्थ क्या होती है, इन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसवर्स बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, अनुप्रस्थ क्या होती है, ये अनुदैर्ध्य क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करेंगे। आप बस इतना याद रखो कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। फिलहाल इतनी याद रखो कि ये ट्रांसवर्स प्रकृति की ये विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी होती है। और इनके वेग की बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इनकी वेलोसिटी क्या होती है? तो इसकी वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर, जो लाइट का वेलोसिटी है उसके बराबर इसका वेग होता है, इसका वेलोसिटी होता है। और आपको पता है प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रट लो इसको, तो याद कर लो। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, प्रकाश की वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, और आप 12th क्लास में पढ़ते आते हो प्रकाश के वेग के सूत्र निकालने का। प्रकाश का वेग का सूत्र क्या होता है? c = 1/√μ0 और ε0। ठीक है, μ0 और ε0 होता है, जहाँ पे μ0 क्या होती है? आपकी निर्वात की चुंबकशीलता होती है, और ये ε0 क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और इससे इसका वेग कितना आता है? 3 × 10⁸ आता है। इसको सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, c = 1/√μ0 और ε0। कई बार ये भी पूछ लेते हैं एयरफोर्स के एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र में कलांतर मतलब कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अभी बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इसकी वेलोसिटी होती है वेग की। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं आपस में? 90 डिग्री। और जिसको रेडियन में कितना बोलेंगे आप? 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं रेडियन में। तो कितना बनाती है? या तो फिर 90 डिग्री, अगर डिग्री में पूछे तो 90 डिग्री और रेडियन में पूछे तो π/2। क्लियर है? तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कलांतर कितना होगा? π/2 होगा। ये बात में नोट डाउन करते जाना, ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे देखिए भी, एक क्वेश्चन पूछा गया आपके एयरफोर्स के एग्जाम में, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पैरेलल टू। जो आपकी वेलोसिटी होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों की, वो किसके समांतर होती है? आप सदिश में पढ़ते हो ना, कोई सदिश ए इस प्रकार से है, ये कोई सदिश बी एक्स एक्स पे चल रहे हैं, ये एक्स एक्स पर, ये वाई एक्स पर, ये जेड एक्स पर, और ये कोई सदिश सी इस प्रकार है। तो ये ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट, इस वाले का क्रॉस प्रोडक्ट बी के क्या होता है? बी के क्या होगा? पैरेलल होगा। बी के क्या होगा? पैरेलल होगा। इसके पैरेलल क्या होगा? इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट, किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, या फिर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट इसके पैरेलल होगा, या फिर इसका बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के पैरेलल होगा। कहने का मतलब किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे तो वो तीसरे के क्या होता है? पैरेलल होता है। तो इसमें पूछा गया कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसकी वेलोसिटी किसके पैरेलल होगी? तो आपको इसमें बताया था डायग्राम में, इस प्रकार उसकी वेलोसिटी होती है, ये इसका
इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। तो कहने का मतलब E क्रॉस B इज इक्वल टू समांतर क्या होगा, V के पैरेलल होगा। तो इसमें ऑप्शन देखो, E के पैरेलल होगा नहीं, B के पैरेलल होगा, E क्रॉस B, हाँ भाई ये ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, E क्रॉस B के सदिश गुणनफल के ये वेग, उसका तरंगों का वेग क्या होगा, समांतर होगा। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। इसके बाद में भाई ये इंपॉर्टेंट, ये जो आपको ये नोट्स दिए जा रहे हैं, मतलब क्या बताएं, इतने लेवल के हैं कि इनसे क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। अब बात करते हैं कि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो आपको करवाने जा रहे हैं कि ये तरंगे कितने प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, और ये उत्पाद कहाँ से होती है, और मेन तो ये इनका प्रयोग क्या किया जाता है, इन तरंगों का प्रयोग क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नेवी एयरफोर्स एनडीए में। तो देखिए भाई, सबसे पहली तरंगे होती है, यहाँ पे तरंग का नाम है, यहाँ पे उसका उत्पादन की किस प्रकार वो तरंगे उत्पादित होती है, और यहाँ पे उसका यूज लिखा है कि क्या प्रयोग किया जाता है। यूज को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, चाहिए आप उत्पादन पढ़ो चाहे न पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है, लेकिन यूज से इसका क्वेश्चन 100% उठता है। तो अपनी सबसे पहली तरंगे होती है रेडियो तरंग। रेडियो तरंग कहाँ से उत्पन्न होती है, दोलित्र विद्युत परिपथ से, और इसका सिंपल सा यूज है रेडियो और टीवी में, याद हो जाएगी आसानी से। रेडियो तरंगे अपनी रेडियो में यूज होती है, और जो घरों में टीवी होता है, रेडियो तो खैर अब जमाना चला गया, तो उसमें कौन सी तरंगे यूज होती थी, रेडियो तरंगे। टीवी में फिलहाल कौन सी तरंगे होती है, रेडियो तरंगे। तो ये आसानी से याद हो जाती है रेडियो वाली। तो दूसरी भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव बोलते हैं जिसको, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, मैग्नेट्रोन और क्लाइस्ट्रॉन से उत्पन्न होती है। जो क्लाइस्ट्रॉन वॉल होता है इस प्रकार का, उससे क्या की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है आपकी सूक्ष्म तरंगे। इसका उपयोग भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार इसके सूक्ष्म तरंगे। तो इसका उपयोग कहाँ से किया जाता है, रडार में किया जाता है, एक माइक्रोवेव ओवन में, और तीसरा दूरसंचार में। जो रडार होते हैं ना, बड़े बड़े रडार जो आसमान में छोड़े जाते हैं, उनमें क्या किया जाता है, जिसको माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी चीज़ इसका माइक्रोवेव ओवन होता है, जो घरों में खाना पकाने का एक प्रकार का यंत्र मान सकते हो आप इसको, उसमें भी इस सूक्ष्म तरंग का उपयोग किया जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये तो 3 से 4 बार तो मैं खुद देख चुका हूँ एयरफोर्स के एग्जाम में, कि सूक्ष्म तरंगों का उपयोग दूरसंचार में कौन सी तरंगे यूज की जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया कई बार। तो सूक्ष्म तरंगे दूरसंचार में उपयोग की जाती है। जो आपका जो कोई भी संदेश वगैरह भेजना है, कोई भी दूरसंचार का काम है, उसमें कौन सी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे काम में ली जाती है। तो ये याद हो जाएगा आसानी से, रडार में, माइक्रोवेव ओवन में और दूरसंचार में। इसके बाद है नेक्स्ट आपका तीसरी भी अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है, कोई भी गर्म वस्तु हो उससे उत्पन्न होती है। वो लोहार का लोहा वाला देखा हुआ ना गर्म भाग, उसमें जो लहरें निकलती रहती है, वो कौन सी तरंगे होती है, अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड वेव बोलते हैं जिनको आप इंग्लिश में। ये इस किस में उपयोग की जाती है, एक तो रिमोट में, जो घरों में रिमोट काम में ली जाते हैं, फिर कोई गाड़ी भी काम में ली जाती है, उसके जो आगे जो बल्ब लगा होता है उसमें से कौन सी तरंगे निकलती है, ये अवरक्त तरंगे निकलती है। दूसरा ग्रीन हाउस प्रभाव, जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसमें भी ये अवरक्त तरंगें काम में ली जाती है। और तीसरा रोकी की सिकाई में। और चौथा इंपॉर्टेंट, जो कोहरा धूमर लगी रहती है ना, तभी भी उसमें धूमर को पार करके देखने के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्लियर है ये वाली बातें। इसके बाद में आपकी फोर्थ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दर्श्य तरंगे। ये कहाँ से उत्पन्न होती है, ताप दीप्त वस्तुओं से, और इसका उपयोग देखने में किया जाता है, सिंपल सा। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है भाई, पैराबैंगनी तरंगे। ये कहाँ से उत्पन्न होती है, सूर्य से, या फिर जो आर्क लैंप होता है, या फिर स्पार्क लैंप, वहाँ से तो ये उत्पादित होती है। इसका उपयोग देखिए भी, उपयोग इंपॉर्टेंट है इसका। जो खाना होता है उसको सुरक्षित रखने में, अपना जो फूड होता है उसको कंजर्व्ड रखने में अपन लोग पैराबैंगनी तरंग का प्रयोग करते हैं। दूसरा, परमाणु संरचना का अध्ययन। जो भी आपका कोई परमाणु, कोई एटम, उसकी जो संरचना की किस प्रकार से, किस प्रकार ये चतुष्फलकीय है या फिर अष्टफलकीय है, इस प्रकार परमाणु की संरचना का अध्ययन करने में पैराबैंगनी तरंगों का उपयोग होता है। तीसरा, ओजोन परत द्वारा अवशोषण करने में। जो आपकी ओजोन परत पाई जाती है वायुमंडल में ऊपर, जो हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इनका अवशोषण किया जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट भाई, जल शोधन में पैराबैंगनी तरंगों का उपयोग किस में किया जाता है, जो जल का शोधन है उसमें पैराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, और एक बार खुद के जो भी ट्रिक हो उससे याद करने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसके बाद में आपकी 6 नंबर है एक्सरे किरण। जो इलेक्ट्रॉन की लक्ष्य से टक्कर, जो भी कोई लक्ष्य होता है इलेक्ट्रॉन का, जो उसके बाहर चक्कर लगाता रहता है, उसकी जो टक्कर करवाते हैं, कि इलेक्ट्रॉन की और लक्ष्य की टक्कर बहुत ज़्यादा हाई होती है, उससे एक्सरे तरंगें निकलती है। ये इलेक्ट्रॉन की लक्ष्य से टक्कर से उत्पन्न होती है। और इसका उपयोग कैंसर के उपचार में इंपॉर्टेंट है। कैंसर के उपचार में जो क्रिस्टल की संरचना उसके अध्ययन में, कोई भी क्रिस्टल बनाते हैं ना, कोई भी जालक क्रिस्टल, वो कौन वाला केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, तो उसकी क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने में अपन लोग एक्सरे किरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला एक्सरे वाला।
और फिर इसके बाद है गामा रेज, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाने वाली किरण होती है गामा रेज, क्योंकि इसकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ को ये पार कर सकती है, बहुत ज़्यादा इसकी हाई रेंज होती है। ये कहाँ से होती है? नाभिक के विखंडन। जब भी कोई नाभिक होता है ये टूट जाता है, 2 भागों में, 3 भागों में या कितने ही भागों में टूट जाता है, इसका विखंडन होता है, तो एक्सरे गामा रेज किरण वहाँ से निकलती है। इसका यूज किया जाता है कैंसर उपचार में, और जो खाना होता है उसको कंजर्व करने में, और तीसरा नाभिकीय अभिक्रिया में। नाभिकीय अभिक्रिया में क्यों, क्या से उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन से। तो इसका उपयोग किस में किया जाएगा? जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। क्लियर है ये सब बातें? तो यहाँ तक अपनी किरणें बात की, अपने 7 प्रकार की तरंगों के बारे में बात कर ली। कौन कौन सी बात की थी एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। रेडियो तरंगे, जो रेडियो में उपयोग की जाती है। सूक्ष्म तरंगे, जो रडार और माइक्रोवेव और दूरसंचार में। और तीसरी अवरक्त तरंगे, जो रिमोट में ग्रीन हाउस प्रभाव में रोगी की सिकाई करने में और कोहरे में। और चौथी अपने बात की दृश्य तरंगे, जो देखने में। 5वीं पैराबैंगनी तरंगे, जिसका उपयोग खाना सुरक्षित रखने में, परमाणु संरचना का अध्ययन, ओजोन द्वारा अवशोषण और जल शोधन में, जो जल का शुद्धिकरण उसमें पैराबैंगनी का उपयोग होता है। इसके बाद में अपने बात की थी एक्स किरणों की, जो कि कहाँ से किस में उपयोग की जाती है? जो कैंसर के उपचार में, जो क्रिस्टल की संरचना उसके अध्ययन करने में। और फिर गामा रेज की बात की, जो कैंसर उपचार में, खाना सुरक्षित रखने में और नाभिकीय अभिक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके बारे में एक और बात कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है और कौन से तरंग की एनर्जी या फिर उसकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो आपके लिए इसके लिए याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई है, जो इस प्रकार है। गामा एक्स परे देख आई एम रेडियो, याद हो जाएगी आसानी से। गामा क्या बोल रहा है एक्स को? गामा एक्स परे देख, दूर देख, आई एम रेडियो, मैं क्या हूँ? रेडियो हूँ। तो इस गामा, अगर ये तरंग इस साइड में बढ़ती है ना, इस साइड में बढ़ती है, इस साइड में बढ़ती है, दाएं से बाएं बढ़ती है, तो इनकी आवृत्ति बढ़ती है, इनकी एनर्जी बढ़ती है। और इसकी एनर्जी बढ़ेगी, इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो क्या बढ़ेगी? इनकी भेदन क्षमता, इनकी भेदन क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। और यदि ये बाएं से दाएं अगर बढ़ती जाती है, इनका क्रम आता है, तो इनकी क्या बढ़ती है? तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। ठीक है। इसकी क्या बढ़ती है? तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। तो यहाँ पे गामा से क्या हो जाएगी? आपकी गामा रेज हो जाएगी, एक्स से एक्स रे हो जाएगी, और आपके पैरे से क्या हो जाएगी? पैराबैंगनी तरंग हो जाएगी। और यहाँ पे देख से कौन सी हो जाएगी? दृश्य तरंग हो जाएगी। और ये आई से क्या हो जाएगी? इन्फ्रारे बोले तो अवरक्त तरंगे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अवरक्त तरंगे हो जाएगी। एम से कुछ नहीं होगा। फिर रेडियो से कौन सी तरंगे हो जाएगी? रेडियो से। यदि आप गामा से चल रहे हो और यहाँ से बाएं से दाएं साइड रेडियो की तरफ आ रहे हो, तो इनकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो इंक्रीज करती जाएगी। और यदि आप इस रेडियो से चल रहे हो और लास्ट में इधर गामा तक आते हो, तो इनकी एनर्जी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और ऊर्जा बढ़ेगी तो इनकी भेदन क्षमता बढ़ती जाएगी। क्लियर है पॉइंट सभी को? और आप लोग जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू होता है। एनर्जी बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है, जहाँ पे एच क्या आपका प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट होता है एच, और यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप लोग? सी अपॉन में लैम्डा, जहाँ पे न्यू क्या आपकी दहली आवृत्ति है। दहली आवृत्ति क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो मिनिमम आवृत्ति होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या कहलाती है? दहली आवृत्ति कहलाती है। तो ई इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला एच न्यू होता है, और एच क्या है यहाँ पे? आपका प्लांक कांस्टेंट है। और कई बार इस एच का क्या पूछ ली जाती है? इसकी यूनिट पूछ ली जाती है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? ई अपॉन में न्यू। और न्यू आपको पता है क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी होता है। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में टी होता है। तो यहाँ पे एक मिनट आप दोबारा देखिए इसको। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू होता है, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन में टी, यानी कि यहाँ पे टी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड, यानी कि समय। तो आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ई बराबर एच अपॉन में टी। तो आपको एच का मात्रक पूछे तो ई और गुना में क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। जहाँ पे एनर्जी का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और इस टी का मात्रक मतलब सेकंड होता है। तो कहने का मतलब इस प्लांक कांस्टेंट का मात्रक क्या हो जाता है? जूल सेकंड हो जाता है। या फिर इसकी विमा पूछ ले आपको, एच की विमा पूछ ले, तो आपको पता है इसका मात्रक क्या होता है? जूल सेकंड। और आपको जूल की डायरेक्ट विमा याद होनी चाहिए, m1l2t-2, और इसका किससे मल्टीप्लाई करना है? सेकंड से, यानी कि टी की पावर 1 प्लस की 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी की पावर -2 है, यहाँ पे टी की पावर +1 है। तो -2 और +1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? m1l2t-1 हो जाएगी। किसकी डायमेंशन है? प्लांक कांस्टेंट की। आपके जो आपका प्लांक नियतांक उसकी विमा होती है m1l2t-1। क्लियर है सभी को? इसके बाद में देखो भाई, कंपन के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती है? कंपन के आधार पर आपकी तरंगे होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग, जिसे आप ट्रांसवर्स वेव बोलते हो इंग्लिश में।
इस देखो भाई इसकी परिभाषा देखिए, इस प्रकार की तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं और ऊर्जा संचरण तरंग व गर्त के रूप में होता है। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, ये मान लो कोई तरंग है, ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, तो इसमें माध्यम के कण इस तरंग के लंबवत कंपन करेंगे, मतलब ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या होती है अनुप्रस्थ तरंग, इसमें माध्यम के कण एक बार ऊपर जा रहे हैं, लंबवत हो रहा है, एक बार नीचे की लंबवत हो रहा है, एक बार ऊपर और दोबारा लंबवत हो रहा है। कहने का मतलब माध्यम के कण कहाँ पे कैसे गति करते हैं, इसमें लंबवत कंपन करते हैं। मेन लाइन ये है कि इसमें तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे। ये दिशा इस साइड में तो इसके लंबवत ऊपर नीचे इस प्रकार से कंपन करते हैं इसके कण। तो ये क्या होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और जो ऊपर वाला भाग होता है ना, जो ऊपर वाला जो भी भाग बनता है उसको अपन लोग सरंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सरंग बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग बनता है, जो भी भाग बनता है नीचे, उसको बोलते हैं गर्त। गर्त बोले तो उसको गड्ढा बोलते हैं। देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है वर्ड, ये नीचे वाला भाग कौन सा होता है, गर्त यानी गड्ढा, और सरंग जो ऊंचाई होते हैं उसको भाग को बोलते हैं। क्लियर है ये वाली अनुप्रस्थ तरंगे, किसी को दिक्कत है? लंबवत वाली और क्या होता है, ऊपर वाले भाग को सरंग और नीचे वाले भाग को गर्त बोलते हैं। बस यही बात याद रखनी है इसके बारे में। इसके बाद में देखो भाई, दो क्रमागत सरंगों व गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो क्रमागत सरंगों और गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं अपन लोग, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसमें लंबवत कम इसके कण गति कर रहे हैं, तो ये एक सरंग ये हो गया फर्स्ट सरंग, और दूसरा सरंग ये होगा। तो इन दो क्रमागत सरंगों के बीच की दूरी को अपन लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। आपको कोई पूछ ले कि तरंग दैर्ध्य किसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में, तो दो क्रमागत सरंगों या दो क्रमागत गर्तों, और गर्तों को भी देख लो, ये पहला गर्त हो गया और ये कोई दूसरा गर्त हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड। तो इन दोनों क्रमागतों के गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, उसको अपन लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, दो क्रमागत सरंगों की बीच की दूरी या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी को अपन लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, जिसे अपन लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो आप सीधा सा मतलब ये याद रखो कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आपकी दूरी होती है, बीच की दूरी। इसके बाद में देखो भाई, तरंग संचरण के लिए माध्यम में दृढ़ता का गुण होना चाहिए। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है ना, ये ठोसों में संचरित होती है, और आपको पता है ठोसों में क्या पाया जाता है, दृढ़ता का गुण पाया जाता है। तो कहने का मतलब इन तरंगों में कौन सा गुण होना चाहिए, दृढ़ता का गुण हमेशा हमेशा होना चाहिए। प्रत्यास्थता वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने, उसमें ठोसों में संचरित होने वाले जो उसमें कौन सा पाया जाता है, दृढ़ता का गुण ही तो पाया जाता है। तो इन अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती है, ठोसों में संचरित होती है, तो इसमें दृढ़ता का गुण होना ही चाहिए, तभी ये क्या होंगे, आपकी अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। दूसरी पॉइंट भी इसमें, अनुप्रस्थ तरंगें ठोसों में संचरित होती है। ये केवल क्या होती है, ठोसों में संचरित होती है, सॉलिड में ही ये मोशन कर सकती है। जो जल की ऊपरी सतह पर भी संचरित होती है, जो मान लो ये कोई जल की सतह है, इसकी ऊपरी सतह पर केवल, इसके अंदर ये तरंगे नहीं जा सकती, केवल ऊपरी सतह पे ये तरंगे संचरित हो सकती है, क्योंकि वो जल की ऊपरी सतह होती है, वो ठोस, एक प्रकार से ठोस सतह का काम करती है। तो ये अनुप्रस्थ तरंगे ठोसों में संचरित होती है, और जो जल की ऊपरी सतह पर संचरित होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अनुप्रस्थ तरंगों के कारण ध्रुवण की घटना होती है। ये ध्रुवण की घटना किसके कारण होती है, जो प्रकाश का ध्रुवण किया जाता है, 12th क्लास में पढ़ते हो ना आप, ध्रुवण की घटना, कि प्रकाश को एक जगह पे एकत्रित कर लेना। इस प्रकार से आप इस प्रकार समझने की कोशिश कीजिए, ध्रुवण क्या होता है, प्रकाश को एक जगह पे एकत्रित कर लेना। तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इसमें केवल अपन लोग ध्रुवण की घटना कर सकते हैं और किसी तरंगों में नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल देखिए भी अनुप्रस्थ तरंगों के, तनी हुई डोरी से उत्पन्न तरंगे। मान लो ये कोई भी डोरी ले रखी है आपने, कोई भी डोरी ले रखी, इस प्रकार से उसको तनी हुई है, और आप इसको एक प्रकार ऐसे नीचे की तरफ खींचते हो और वापस छोड़ देते हो, तो इस प्रकार से ये गति करने लगती है ना ऊपर नीचे, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग होगा। दूसरी जो प्रकाश तरंगे होती है आपकी, प्रकाश तरंगे होती है, और क्या होती है आपकी, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे जो सूर्य या तारों से प्रकाश आता है, वो भी क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे अभी पीछे पढ़ के आए हैं, सातों के सातों तरंगे, उसमें आपको बताया था कि इनकी प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यही वाली है वो अनुप्रस्थ प्रकृति। कहने का मतलब ये कैसे कंपित करती है, लंबवत कंपित करती है अपनी माध्य स्थिति के। तो क्लियर है अनुप्रस्थ तरंगे सभी को। अब इसके बारे में बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में, जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल बोलते हो इंग्लिश में। तो देखिए भाई, इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। इसमें जो माध्यम के कण है ना, वो तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। ये मान लो कोई तरंग जा रही है, इस दिशा में जा रही है, तो इसमें माध्यम के कण क्या करेंगे, तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करेंगे। इस प्रकार से इसी दिशा में कंपन करेंगे, इसी दिशा में कंपन करेंगे। और ये क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे की उल्टी होती है। उसमें तो क्या कर रहे थे, ये तरंग जा रही है, इसमें ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा, ऊपर नीचे, इसमें क्या है, इसी दिशा में चलते जाएंगे माध्यम के कण।
तो इस प्रकार की तरंगों को क्या बोलते हैं अपन लोग? लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगें बोलते हैं। दूसरी बात देखिए, इसमें ऊर्जा का संचरण संपीड़न व विरलन के रूप में होता है। संपीड़न में तो क्या होगा, जो कण होते हैं, जो भी ऊर्जा में जो भी कण जाते हैं वो एक बार तो पास पास आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। दूसरा क्या होता है, इसमें विरलन हो जाएगा, वो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। फिर दोबारा संपीड़न हो जाएगा, फिर दोबारा विरलन, फिर दोबारा संपीड़न, दोबारा विरलन। तो कहने का मतलब इसमें ऊर्जा का संचरण कैसे होता है? संपीड़न और विरलन के रूप में होता है। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? अनुदैर्ध्य तरंगों में दोनों पॉइंट क्लियर है कि जो तरंग के वो माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा में चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये, कभी तो इसमें संपीड़न होता है, कण पास पास होते हैं, और कभी इसमें क्या होता है, विरलन होता है, कण दूर दूर होते हैं। ये बात क्लियर है? इसके बाद में देखो भी, ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, संपीड़न में पास पास है, विरलन में दूर दूर है। नेक्स्ट आपका इन तरंगों के संचरण में माध्यम में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। इन तरंगों के संचरण में माध्यम में जो इलास्टिसिटी का गुण है वो होना चाहिए। कहने मतलब उसको दोबारा वापस खींचने की क्षमता, कणों को अपनी पुनः स्थिति में वापस लाने की क्षमता किसके कारण होती है? प्रत्यास्थता के कारण होती है। तो वो प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। इसके विपरीत अनुदैर्ध्य तरंगों में कौन सा गुण बताया था? दृढ़ता का गुण बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि दृढ़ता का गुण पाया जाता है केवल वो किसमें संचरित होती है? ठोसों में संचरित होती है। और इसमें कौन सा गुण चाहिए? प्रत्यास्थता का गुण चाहिए। प्रत्यास्थता का गुण यानी कि ये ठोसों में भी संचरित हो सकती है, और आपका द्रवों में भी संचरित हो सकती है, और गैस में भी संचरित हो सकती है। तीनों माध्यमों में ये संचरित हो सकती है अनुदैर्ध्य तरंगें। तो इसलिए इसमें प्रत्यास्थता का गुण, और वो केवल ठोस में संचरित हो रही थी, उसमें दृढ़ता का गुण चाहिए। देखिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव्य, तरंग, गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि अनुदैर्ध्य जो तरंगें होती है वो कौन कौन से माध्यम में संचरित हो सकती है? तो तीनों माध्यम में ये वाली तरंगें संचरित हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, हाँ भाई, अनुप्रस्थ तरंग में बताया था कि इसमें ध्रुवण की घटना हो सकती थी, उसमें अपने प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना बिल्कुल नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि ध्रुवण की घटना कौन सी तरंगों में होती है? तो होती तो कौन सी में? अनुप्रस्थ में। और ऐसे पूछे क्वेश्चन कौन सी तरंगों में नहीं होती, तो वो आपकी लॉन्गिट्यूडिनल एरिया अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती। इसके एग्जाम्पल देख लो भी, ध्वनि तरंगें। जो ध्वनि तरंगें होती है वो किस प्रकार से चलती है? इस प्रकार से जो तरंग की दिशा होती है उसी दिशा में वो ध्वनि तरंगें आगे बढ़ती रहती है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका, पानी के अंदर तरंगें। कंफ्यूज नहीं होना, उसमें तो बताया था जो पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें होती है वो अनुप्रस्थ तरंगें होती है, जो अंदर होंगे वो अनुदैर्ध्य तरंगें होंगे। तीसरी, वायु स्तंभों से, जो भी कोई वायु का स्तंभ है, जो आप कोई भी मतलब वाद्य यंत्र ले सकते हो, उसमें भी कौन सी तरंगें होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, क्योंकि उसमें वायु इस प्रकार से चलती है, जिस दिशा में जो तरंग जाती है उसी दिशा में वायु के कण गति करते हैं। ये बातें क्लियर है सभी को? इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, ऊर्जा संचरण के आधार पर। ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रगामी तरंगें, इनकी सहायता से ऊर्जा का संचरण होता है। कहने का मतलब ये जो प्रगामी तरंगें होती है इसमें तो ऊर्जा का संचरण होगा। इसके एग्जाम्पल, विद्युत चुंबकीय तरंगें अपने साथ ऊर्जा संचरित करती है, और ध्वनि तरंगें होती है वो भी ऊर्जा संचरित करती है। दूसरा प्रकार इसका अप्रगामी तरंगें। इन अप्रगामी तरंगों में क्या होगा? इनकी सहायता से ऊर्जा का संचरण बिल्कुल भी ना होता। ठीक है, समझ में आ गया? प्रगामी में ऊर्जा जाएगी और अप्रगामी में ऊर्जा नहीं जाएगी। अप्रगामी का एग्जाम्पल, वायु स्तंभों से बनने वाली तरंगें। जो वायु स्तंभ होते हैं उसमें जो तरंगें बनती है वो अप्रगामी तरंगे का एग्जाम्पल। और फिर दूसरी, तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगें, ये भी अपने साथ ऊर्जा नहीं ले जाती। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? ये अपना फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 1, जो कि वेव चल रहा है। यहाँ पे पूरा कोर्स आपको इसी प्रकार नोट्स के जरिए पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यदि बोर्ड की व्यवस्था होती है तो हम फेस टू फेस आकर पढ़ाएंगे, क्योंकि कई बच्चों का बोलना है कि अगर आप चेहरा दिखे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता। बात सही भी है, जब तक टीचर के रिएक्शन नहीं दिखेंगे तब तक अच्छे से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में नहीं आता बच्चे को। लेकिन आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो और ये हमारा यदि कंटेंट आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अपने फ्रेंड सर्कल में एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, हमारे लिए शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ रेगुलर।